हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो देखिए भैया, आज आप लोगों के लिए इंग्लिश का वायरल मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। अगर आपने इस मॉडल पेपर को एक बार अच्छे से तैयार कर लिया है ना, तो आप यह समझ सकते हो कि भाई साहब, इस मॉडल पेपर को देखने के बाद आपको पूरा नॉलेज हो जाने वाला है कि हमारे पेपर में इंग्लिश का पेपर 2026 में कैसा आने वाला है। अगर कोई भी विद्यार्थी यह चाहता है, अगर कोई भी मेरा प्यारा भाई यह चाहता है कि भाई मैं इंग्लिश में 95 प्लस नंबर कैसे लाऊं, आपको कोई एक तरीका बता दीजिए। तो देखो, आज की अगर यह क्लास आपने कंप्लीट देख ली है ना, तो आपको पूरा सब कुछ नॉलेज होने वाला है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं भाई, जो कि सीधा आपकी परीक्षा में 101% 2026 में अंग्रेजी के पेपर में यानी इंग्लिश के पेपर में आपके पूछे जाने वाले हैं। और सेम इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, और इसी वजह से आपको ये कोड नोट कर लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, तो इस कोड के जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं, सारे क्वेश्चंस आपको एकदम अच्छे से नोट करने हैं भाई। और अगर मैं बात करता हूं तो पेपर जो आपका होगा, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख लेना, पेपर में रोल नंबर अच्छे से एकदम भर देना। ठीक है भाई, और आप लोग अपना नाम यहाँ पर फिल कर देना, ये बेसिक चीज़ होती है एकदम। इसके बाद यदि मैं बात करता हूं तो 3 घंटे 15 मिनट के अंदर पूरा पेपर आपको परीक्षा में समाप्त करके आना है। ठीक है भाई, जिसके लिए जो स्टार्टिंग में आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, इन 15 मिनट में आपको अपने प्रश्न पत्र को एकदम बारीकी से, एकदम अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे इसमें आए हुए हैं। ठीक है भाई, तो आगे आप लोग यहाँ पर कुछ आपके पॉइंट्स दे रखे हैं, है ना, इसको आप पढ़ लेना। बाकी मैं आपको सारी चीज़ें, इन पॉइंट्स में जो भी चीज़ें दे रखी हैं वो मैं आपको सारी चीज़ें क्वेश्चन सॉल्व कराते कराते मैं आपको एकदम अच्छे से फिल करवा दूंगा भाई। ठीक है, तो आप चाहो तो इनको पढ़ भी लेना। ठीक है, बाकी मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले देखो आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा बोर्ड परीक्षा में भाई, सबसे पहला जो उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वह होगा हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन। यानी आपको मैं बताऊं तो भैया, 2 तरीके के क्वेश्चंस पेपर में हमारे क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहला होगा सेक्शन ए, है ना भाई। तो सबसे पहला होगा सेक्शन ए, जिसमें आप लोगों के पूछे जाएंगे एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस, यानी ऐसे प्रश्न क्वेश्चंस जो कि भैया एमसीक्यू वाले होते हैं। एमसीक्यू वाले मतलब भैया क्या, ऐसे क्वेश्चंस जो कि एक नंबर के आपको करने के लिए होते हैं, और इन प्रश्न को आंसर आप लोगों को अपनी ओएमआर सीट में देना होगा, ओएमआर सीट में। ठीक है, तो आप कहेंगे कि भैया ओएमआर सीट हमको क्या मिलेगी परीक्षा में? बिल्कुल, आपको प्रश्न पत्र के साथ में ओएमआर सीट और आंसर सीट, तीनों चीज़ें मिलेंगी। तो जो सेक्शन ए का जितना भी क्वेश्चन आपको एमसीक्यू वाला है, वो सारा क्वेश्चन आपको ओएमआर सीट में भरना पड़ेगा भाई। ठीक है भाई, चलो भाई, अब बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की, यानी सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखो, यहाँ पर हमारे टोटल 3 क्वेश्चंस आएंगे, है ना भाई। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न आएगा मेरे प्यारे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा उसमें आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। तो इस बात को आपको याद रखना। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो प्रश्न हम लोगों का यहाँ पर है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, है ना भाई। तो सबसे पहले क्या करना है मेरे प्यारे भाई, कि इस पूरे पैसेज में आप, मतलब कि यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आपको होगा वो पैसेज का होगा, है ना। तो इस पूरे पैसेज को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है ना। देखो, यहाँ से आपका पैसेज स्टार्ट होगा इट इज से, कि इट इज़ नॉट लक बट लेबर दैट मेक्स ए मैन, है ना। तो यहाँ से आपका क्या हो रहा है कि एक आपका पैसेज स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले एकदम ध्यान से इस पैसेज को पढ़ना है। पैसेज को पढ़ने के बाद इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वह आपको टिक लगाने हैं चूज करके एकदम। ठीक है, तो देखो, ये 2 लाइनों का पैसेज यहाँ पर कुछ दे रखा है। इसके बाद का पैसेज मैं आपको दिखाता हूँ और इसके क्वेश्चंस को दिखाता हूँ, और आपको पैसेज वाला क्वेश्चंस पूरा पेपर में कैसे करके आना है और कैसे आपको इसमें 3 में 3 नंबर लेकर के आने हैं, क्योंकि 3 नंबर का आपका पैसेज वाला क्वेश्चन आता है। तो 3 में 3 क्वेश्चन कैसे करोगे भाई, चलो बात करते हैं अब। तो यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि भाई साहब, हमारे पेपर में जो पैसेज वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसमें देखो सबसे पहले जो आपको चीज़ ध्यान देनी है वह हमारी होती है कि क्वेश्चन को, मतलब कि पैसेज को पढ़ने से पहले आपको इसके जो क्वेश्चंस हैं भाई वह पढ़ने हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है वह हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स संपदा मीनिंग ऑफ द पैसेज। अब देखो, यहाँ पर हमसे प्रश्न पत्र में पहला जो क्वेश्चन कह रहा है वह हमसे कह रहा है कि जो संपदा आप लोगों का वर्ड दे रखा है ना, ये जो संपदा वर्ड दे रखा है, इसका आपको मीनिंग बताना है कि इसका मीनिंग क्या होता है।
है ना। बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि सरल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को कैसे करना है ना, वह आप लोग बड़े अच्छे से समझो। देखो सबसे पहले जो प्रश्न पत्र में क्वेश्चन दे रखा हो उसको बारीकी से एकदम अच्छे से पढ़ लो। पढ़ने के बाद क्वेश्चन कह रहा है कि संपदा मीनिंग का अर्थ क्या होगा, है ना। तो देखो हम क्या करेंगे भाई, इस प्रश्न पत्र में जो पैसेज दे रखा था उस पर आएंगे। देखो अब देखो यहाँ पर जब इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे ना, तो हमको यहाँ पर पता चलेगा कि जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि लक, जैसे कि मैं आपको बात करूँ तो देखिए दे रखा है कि लक रियलाइज ऑन चांस लेबर्न कैरेक्टर लक स्लिप्स डाउनवर्ड्स टू सेल्फ इंडल्जेंस लेबर स्ट्राइड्स अपवर्ड्स एंड एस्पायर्स टू इंडिपेंडेंस। ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता चली कि जो लक होता है, अब देखो मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर संपदा का मीनिंग ये रहने वाला। देखो आपको पता चलना चाहिए कि भाई जब संपदा जो हमारा वर्ड होता है, इसका जो मिला जुला शब्द होता है वह लक होता है। ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि भाई साहब लक को मैंने यहाँ पर कीवर्ड बनाया, और यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक जब मैंने पूरा पढ़ डाला, है ना, पूरा पढ़ लेना, तो मुझे पता चला कि इसका जो सही आंसर होगा वह आप लोगों का हो जाएगा। यहाँ से कह सकते हो भाई साहब सभी विद्यार्थी कि लक ऑफ्टन एंड्स इन डिफीट बट लेबर प्रोड्यूस लक। देखो इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब यह होता है कि जो लक होता है ना, जो भाग्य होता है वह एक बार आपको हरा सकता है, लेकिन आपकी जो मेहनत होती है, जो आपका हार्ड वर्क होता है ना, जो आपका कह सकते हो जो हार्ड वर्क होता है वह हमेशा कह सकते हो कि आपको हरा नहीं सकता है। ठीक है। तो ऑप्शन का डी नंबर हमारा पहले के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि संपदा का अर्थ होता है, यानी लक का अर्थ होता है, संपदा से मिला जुला शब्द है लक। तो जहाँ से मुझे लक के बारे में पता चला और वहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को सही लगा लिया। ठीक है। तो इस तरीके से यह वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं दूसरे प्रश्न की बात करता हूँ भैया, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पैसेज। देखो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं। ठीक है। अब आपको इनमें से यह बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट में से हमारी सही स्टेटमेंट कौन सी है। देखो भाई, देखो समझने वाले समझ गए होंगे कि इस 4 स्टेटमेंट का मतलब यह है कि आपको कोई ऐसी एक कह सकते हो ऐसा ऑप्शन चुनना है जो कि इस पैसेज में आपका सही दे रखा हो। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ सही ऑप्शन की, तो भैया इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा कि सक्सेस एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ड वर्क। मतलब कि भैया जो सक्सेस होती है ना, जो सक्सेस होती है ये कह सकते हो जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी, है ना। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है हार्ड वर्क के अंदर। जितना आप हार्डवर्क करोगे उतनी ज़्यादा आपको सफलता हासिल होगी। जितनी आप मेहनत करते हो, जितना आप कठिन परिश्रम करते हो, उतनी ज़्यादा सफलता आपको जल्दी हासिल होती है। अब देखो इस वाले ऑप्शन का सही अर्थ आपको मैं पैसेज में दिखाता हूँ। देखो ध्यान से एकदम देखना। चलो भाई, हाँ, तो यहाँ पर आप लोग देखो कि सक्सेस हमको कीवर्ड मिल गया है। सक्सेस कीवर्ड देखो यहाँ पर ये मिल गया है, और सक्सेस जब मुझे कीवर्ड मिल जाएगा तो वहाँ से मैं एक चीज़ पढ़ूंगा और वहाँ से मैं अपने आंसर को निकालने का प्रयास करूंगा भाई। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो दे रखा है कि इन द अदर वर्ड्स दैट अ मैन सक्सेस इन लाइफ विल बी प्रोपोर्शनल टू हिज एफर्ट्स, टू हिज इंडस्ट्री, टू हिज एक्शंस, टू हिज स्मॉल थिंग्स। तो भाई यहाँ से मुझे यह पता चला कि अगर कोई सफल इंसान है तो उसने अपने जीवन में, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि एफर्ट डाले होंगे, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की होगी, हर छोटी से छोटी चीज़ में कह सकते हो कि अपने को सफल बनाने का प्रयास किया होगा, है ना। और ज़्यादा कह सकते हो कि एफर्ट उसने डाले होंगे अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए, है ना। अधिक से अधिक कठिन परिश्रम किया होगा। तो सक्सेस कीवर्ड मैंने ढूंढा और यहाँ से लगाकर जब मैंने पूरा पढ़ा तो मुझे पता चला कि जो सक्सेस होती है भैया वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है हार्डवर्क के, यानी जितनी ज़्यादा आप कठिन परिश्रम करेंगे उतनी जल्दी आपको सफलता हासिल होगी, है ना। तो यह यहाँ से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको नोट कर लो सभी विद्यार्थी। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ फेलियर। अब देखो भाई यहाँ पर एक मेरी बात समझने का प्रयास करना सभी स्टूडेंट, कि पैसेज में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, कि पैसेज में जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इंग्लिश में, वह आपके 3 तरीके के क्वेश्चंस होंगे। कितने तरीके के? 3 तरीके के क्वेश्चंस। स्टार्टिंग के 2 प्रश्न जो होंगे ये आपके कह सकते हो कि पैसेज से एकदम डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे, है ना। पैसेज से एकदम डायरेक्ट आपके पूछे जाएंगे।
लेकिन अगर मैं बात करता हूँ तीसरा वाला जो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा भाई, यह क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में जो तीसरा वाला प्रश्न आएगा, आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपसे प्रश्न में कभी कभी आपसे कह सकता अपोजिट बताइएगा, है ना, कभी कभी अपोजिट आपसे पूछ लेगा, कभी कभी आपसे सिनोनिम्स पूछ लेगा कि भैया बताइएगा इसका सिनोनिम्स क्या होगा, कभी कभी आपसे एंटोनिम्स पूछ लेगा, ठीक है, एंटोनिम्स पूछ लेगा, कभी कभी कहेगा कि भाई इसका बताइए इसका मीन्स क्या होगा, मीन्स का मतलब होता है इसका अर्थ क्या होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर हमसे वही क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाई कि यहाँ पर हमको एक फेलियर शब्द दे रखा है ना, हमसे कह रहा है इस फेलियर शब्द का अपोजिट क्या होगा। तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि जो फेलियर शब्द होता है इसका अपोजिट होता है सक्सेसफुल। क्या होता है? सक्सेसफुल। हालांकि यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं दे रखा है बट सक्सेस दे रखा है, तो मैं इसको बिल्कुल सही कर लूँगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भैया आज की इस क्लास में जितने भी विद्यार्थी हमारे संग चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनको इस तरीके से अपने पैसेज वाले प्रश्न को अच्छे से एकदम सॉल्व करके आना है। एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन करा देता हूं कि पैसेज वाला क्वेश्चन आपको पेपर में कैसे करके आना है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन जो दे रखा हो, ठीक है, उसमें आपको एकदम अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। पढ़ने के बाद में जो भी उसके कीवर्ड होते हैं ना, तो कुछ कीवर्ड आपको ढूंढ लेने हैं, उन कीवर्ड को जा करके आपको पैसेज में ढूंढना है और बस वहीं से आपको आंसर आपका पता चल जाएगा। ठीक है भाई, चलो बात करते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चंस की, यानी भाई इंग्लिश में हमारा जो अगला क्वेश्चंस होगा वह किसका होगा, वह कौन सा होगा। तो चलो बात करते हैं और उसको समझते हैं और कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। तो यदि मैं बात करता हूं भैया अपने अगले क्वेश्चंस की, यानी जो हमारे पेपर में हमारा अगला क्वेश्चंस रहने वाला है वो हमारा कौन सा होगा। देखो, एक चीज़ मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं कि मैं अगर आपने क्लास पूरी देख ली ना, तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि इंग्लिश में अगर आपको ई भी नहीं आता है क्लास 10 में कि भैया क्या क्या हमारे पेपर में होगा, कैसे कैसे हमें तैयारी करनी है, आपने अगर ये क्लास पूरी देख ली तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इंग्लिश के पूरे पेपर का फॉर्मेट आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ आपको ऐसे क्वेश्चंस पता चल जाएंगे जो आपके डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है ना, इसमें हमारे टोटल 4 प्रश्न आए हैं, टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगर मैं बात करता हूं तो ये जो सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है भाई, ये हमारा है ग्रामर सेक्शन का, है ना, ग्रामर सेक्शन का। यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो दूसरा हम लोगों का है, इसमें हमारे ग्रामर सेक्शन के 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का दे रखा है कि माई फ्रेंड इज अ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिटी द वर्ब। अब देखो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें आपको वर्ब बतानी है, पहले प्रश्न में आपको वर्ब बतानी है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जो पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ना, ये आपका होगा पार्ट ऑफ स्पीच का। किसका होगा भैया? पार्ट ऑफ स्पीच का पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और आप सभी को पता होना चाहिए कि पार्ट ऑफ स्पीच से इंग्लिश में 4 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला वर्ब से आता है क्वेश्चन, ठीक है भाई। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, देखो इसके बाद जो दूसरा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है वह आपका एडवर्ब का होगा, है ना। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपको एडजेक्टिव का होगा, ठीक है। और इसके बाद चौथा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है वह आप सभी का हो सकता है, मैं समझ सकते हो कि बेसिकली इन 3 तरीके से ही क्वेश्चंस आता है कि आपको वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव पूछ लिया जाता है। और इसमें हमारा प्रश्न में पूछा गया वर्ब। तो सभी को पता होगा वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यहाँ से माई फ्रेंड इज जो हो जाएगा ये हमारी वर्ब हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी सभी विद्यार्थी एकदम सही कर लेंगे। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, यानी हमारे अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चंस कह रहा है कि इट इज़ रेनिंग हैविली। यहाँ पर कह रहा है कि इट इज़ अ रेनिंग हैविली। अब देखो यहाँ पर हमसे प्रश्न कह रहा है कि चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी इस क्वेश्चंस को हमको बदल देना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। मतलब ये टेंस हमको प्रेजेंट टेंस में दे रखा था या फिर सिंपल टेंस में दे रखा था, जिसको मुझे परिवर्तित कर देना है, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये दे रखा है। देख लो भाई, रैनिंग दे रखा है तो रैनिंग के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगी हुई है, तो मतलब ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दे रखा है। हमको क्या करना है भैया, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में परिवर्तित कर देना है। तो अगर मैं बात करता हूं कि इट इज़ अ रेनिंग हैविली को जब हम बदलेंगे तो हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे बदलेगा। तो देखो डायरेक्ट आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है भाई, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब यानी इसकी जो एचवी हेल्पिंग वर्ब होती है वह होती है हैज़ बीन, है ना, और होती है हैव बीन।
ठीक है भाई, ये चीज़ तो भैया सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने यह चीज़ नहीं पता है ना तो भैया क्वेश्चन फिर आपको थोड़ी तकलीफ देंगे। पर आपके साथ हितेश भैया लगे हुए हैं तो आपको डरने की बात नहीं है। अगर मैं इट इज़ रेनिंग हैविली की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इट हैज़ बीन रेनिंग हैविली। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। ठीक है, सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को सभी विद्यार्थी एकदम सही कर लेंगे। तो चलो बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 6 की। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखो और इसका सही ऑप्शन बताने का सभी विद्यार्थी प्रयास करो। प्रश्न कह रहा है कि रीअरेंज, जब भी कभी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको रीअरेंज दिख जाएगा ना तो इसके बाद पढ़ना ही नहीं है कुछ, आपको बस रीअरेंज पढ़ लिया काम खत्म। डायरेक्ट आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा होगा, है ना, इसको आपको देखना है। और इस क्वेश्चन में क्या होता है कि भैया कुछ आपको जैसे वर्ड दे रखे हैं, द टीचर दे रखा है, इसके बाद ए दे रखा है, इज दे रखा है, फेवरेट दे रखा है, एंड दे रखा है, ऑफ ऑल दे रखा है और आपका रमेश दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि भैया जो आपकी अलग अलग वर्ड दे रखे हैं इन सभी वर्ड को एक कह सकते हो कि एक सेंटेंस के फॉर्मेट में अरेंज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एक सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है ना, मेन वर्ब होता है, ठीक है भाई, कह सकते हो ऑब्जेक्ट होता है, इसके बाद OW यानी अदर वर्ड होता है। तो इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, एक सेंटेंस आपको रेडी करना है, यानी रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले देखो अगर मैं सही ऑप्शन की बात करता हूं तो यहां पर हमारा सही ऑप्शन होगा कि रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर। अब देखो हमारा ये ऑप्शन क्यों सही होगा उसकी मैं बात करता हूं। देखो अगर मैं बात करता हूं रमेश तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, अगर मैं इज की बात करता हूं तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, अगर मैं फेवरेट की बात करता हूं तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। आप इसको भाई मेन वर्ब भी बना सकते हो, है ना, एडजेक्टिव भी बना सकते हो, मेन वर्ब भी बना सकते हो। इसके बाद देखो ऑफ ऑल द टीचर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड इसमें कुछ है नहीं। तो हमारा जो डी नंबर है रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स इज ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, इज राइट ऑप्शन, यानी हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई यहाँ तक अगर सभी विद्यार्थियों को क्वेश्चन समझ में आए हुए हैं तो सभी भैया एक बार लाइक कर देंगे। और जिन भी विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि भैया हमको कंप्लीट कोर्स करके कुछ चाहिए है, अब देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जिन भी विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि हमको 95 प्लस तो 100% परीक्षा में लाने हैं, देखो हमको 95 प्लस 100% परीक्षा में लाने हैं, तो देखो हमारी टीम ने मिलकर आपके लिए ई बुक रेडी की है। हमारी टीम ने मिलकर आपके लिए भैया ई बुक रेडी की है। और ई बुक का मैं बता देता हूँ कि ई बुक में क्या क्या होगा। देखो ई बुक एक तरीके से कंप्लीट कोर्स है, ई बुक एक तरीके से कंप्लीट कोर्स है और ये आपके हर एक सब्जेक्ट का मैंने रेडी किया है हमारी टीम ने मिलकर, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, साइंस हो गया, मैथ हो गया, ठीक है, आपका सोशल साइंस हो गया। तो हर एक सब्जेक्ट का कह सकते हो कि ई बुक रेडी किया गया है। ई बुक में आपको क्या होगा कि टॉपिक वाइज आपकी 70 में 70 वाले क्वेश्चंस की तैयारी होगी, 70 में 70 वाली। यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर वह चीज़ मिलेगी जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस स्कोर कर सको। अब बहुत सारे विद्यार्थियों का होगा भैया ये बहुत महंगी होगी, 500 रुपये की होगी, 100 रुपये की होगी, 600 रुपये की होगी हर एक सब्जेक्ट की। बिल्कुल नहीं, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ई बुक परचेज करनी है मात्र 15 रुपये को आपको, मतलब 15 रुपये की रहने वाली है। इतनी कम अमाउंट है कि भाई एक पुअर से पुअर स्टूडेंट, है ना, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह भी 15 रुपये पे करके एक सब्जेक्ट की ई बुक परचेज कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको मैथ की लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, मैथ में बराबर मतलब मैथ डैश करके आपको ई बुक का लिंक दे रखा होगा, क्लिक करोगे डायरेक्ट आपको वहाँ पर ये लिंक ले जाएगी जहाँ से आपको ई बुक परचेज कर लेनी है। 15 रुपये इसका अमाउंट है भाई, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज आप इतने का भी कोर्स परचेज करके काम चला सकते हो। ठीक है, ये उनके लिए है जो विद्यार्थी मिनिमम अमाउंट में पे करके एकदम बेहतर चीज़ पाना चाहते हैं। ठीक है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, अगर लिंक अभी नहीं दे रखी है तो आपको कुछ समय बाद लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलो बात करते हैं भैया अगले क्वेश्चंस की, क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो भाई यहाँ हमसे क्वेश्चंस कह रहा है कि आई एम प्राउड ऑफ, देखो यहाँ पर आपको डॉट डॉट जो दे रखा है ना, यहाँ पर आपको ऑफ फिल कर लेना है। अब देखो ऑफ मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। यह क्वेश्चन जो हमारा है, यह क्वेश्चन हमारा है प्रीपोजिशन का। कहाँ का है भाई, यह क्वेश्चन हमारा है प्रीपोजिशन का।
कहाँ का है भैया? प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। तो देखो प्रीपोजिशन वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है कि भैया आपको ऑफ भरना होता है, इन भरना होता है, एट भरना होता है, टू भरना होता है, ठीक है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने प्रीपोजिशन नहीं पढ़ी है ना, तो प्रीपोजिशन का अगर आपको पी भी नहीं आता है तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ। एक मैं क्लास दूंगा प्रीपोजिशन खल्लास, बस एक क्लास में प्रीपोजिशन पूरा खल्लास, ठीक है। तो अगर मैं प्रीपोजिशन की बात करता हूं तो यहां पर आई एम प्राउड ऑफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलो भाई आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। चलो अगर मैं प्रश्न पत्र में देखूं तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। अब देखो यहां पर आपको ध्यान देना है कि हमारा एक क्वेश्चन जो पेपर में आएगा वह प्रश्न हमारा होगा भैया, वह प्रश्न हमारा होगा मिस स्पेल्ड का। मतलब क्या होता है मिस स्पेल्ड का, मैं आपको बताता हूं। देखो मिस स्पेल्ड का मतलब यह होता है कि आपको किसी एक गलत मीनिंग को ढूंढना है। अगर मैं सही मीनिंग की बात करता हूं तो सेंचुरी हमारी बिल्कुल सही दे रखी है, ऑर्डिनरी हमारी बिल्कुल सही दे रखी है। देखो टेम्परेरी में यहां पर आपका ई दे रखा है, लेकिन यहां पर ई की जगह आपका होता है ए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मिलिट्री हमारा बिल्कुल सही दे रखा है, पर टेम्पररी की मीनिंग हमारी गलत दे रखी थी, यहां पर दे रखी थी TEMPORERY, जबकि ई की जगह होता है ए। बस यहीं पर हमारी एक मीनिंग गलत हो गई। मिस स्पेल्ड हमारा ये है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूं कि भैया ग्रामर में क्वेश्चंस हमारे पेपर में कहां से आएंगे, तो पहला प्रश्न आपको मिस स्पेल्ड का होगा, सॉरी लास्ट क्वेश्चन आपका मिस स्पेल्ड का होगा। इससे पहला वाला क्वेश्चन प्रीपोजिशन का होगा। इससे पहला वाला क्वेश्चन आपका रीअरेंज का हो रहेगा भाई। और इससे पहला वाला प्रश्न आपका जो रहेगा वह आपका कह सकते हो कि चेंज द सेंटेंस करके क्वेश्चन रहेगा, है ना। और इससे पहले जो आपका सबसे पहला प्रश्न होगा वह आपका होगा कि आइडेंटिटी द वर्ब, मतलब प्रीपोजिशन से क्वेश्चन होगा। तो नोट कर लो भैया, सॉरी पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन होगा। तो भाई नोट कर लो भैया सभी विद्यार्थी। अब चलो बात करते हैं आगे के सारे क्वेश्चंस की। चलो आगे अगर मैं प्रश्न को पढ़ता हूं तो देखो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारे 2 क्वेश्चंस हैं, है ना। तो सबसे पहला प्रश्न देखो यहां पर दे रखा है ये 9 नंबर क्वेश्चन, और यहां पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। अगर मैं 9 और 10 दोनों प्रश्नों की बात करता हूं भाई, तो ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चंस आप लोगों के हैं भैया, ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं पैसेज से। अभी आप कहोगे कि भैया स्टार्टिंग में तो एक हमारा पैसेज आया हुआ था भाई, फिर से हमारा एक पैसेज आ गया। देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पर जो ये हमारा पैसेज है, ये पैसेज हमारा लिया गया है प्रोज से। कहाँ से लिया गया है? प्रोज से। अब देखो प्रोज से जो हमारा पैसेज आएगा वह हमारा होगा किसी लेसन से। कहाँ से होगा? किसी लेसन से। तो लेसन में से कोई एक पैसेज यानी कोई एक स्टैंजा आपसे उठा लिया जाएगा और उसको पेपर में रख दिया जाएगा, और उस स्टैंजा या पैसेज से आपको 2 प्रश्न पेपर में कहेगा और उनके आंसर आपको बताने होंगे। तो अगर मैं इस पैसेज के पहले प्रश्न की बात करता हूं तो भैया पहला प्रश्न है कि द टाउन वाज फ्रॉम द वैलीज विलेज। अगर मैं टाउन यानी कस्बे की बात करता हूं तो कस्बा जो था वो वैली, जो वैली हमारी एक कह सकते हो कि इस पूरे चैप्टर की एक पात्र होती है ना। तो इस पूरे चैप्टर की एक कैरेक्टर होती है, पात्र होती है, उसका जो घर होता है वो कितने मील दूर होता है कस्बे से। तो वह आप लोग कह सकते हो भैया, वह आप लोग कह सकते हो कि उसका जो घर होता है वह होता है, कह सकते हो कि वेरी नियर, 10 मील्स, है ना, 6 मील्स, 5 मील्स, वेरी नियर। तो वेरी नियर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप लोग सही कर लोगे। चलो भाई आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर अगर आप 10 देखोगे तो यहां हमसे कह रहा है कि द फेयर ऑफ द बस वाज, द फेयर ऑफ द बस वाज, कॉलम दे रखा है और कह रहा है कि ऑन वे। देखो यहां पर हमसे कह रहा है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या भरना है। अगर मैं बात करता हूं कि जो फेयर वाला बस था वो कितने पैसे डिमांड करता था, तो आप सभी को पता होगा कि 30 पैसे डिमांड करता था। तो इसका आप लोग बिल्कुल 30 पैसे सही लगा लोगे। अगर ये क्वेश्चंस आपके पेपर में, सॉरी ये क्वेश्चंस आपके पेपर में 100% आएगा, लिख के रख लो भाई। जो क्वेश्चंस करा रहा हूं वह पेपर में आपके जरूर आएंगे। वेरी वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चंस हैं, और इसी वजह से कह रहा हूं कि भैया इन क्वेश्चंस को बिल्कुल 100% डाल करके अपने किसी नोट्स में तैयार कर लेना, ठीक है। ये प्रश्न आपको डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 11 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 13 तक देखो, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 13 तक देखो। यहां पर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए। कितने प्रश्न पूछे गए? 2 प्रश्न।
सबसे पहला प्रश्न आप लोगों का यहाँ पर है कि वेयर वाज लेंचो हाउस सिट्यूटेड। अब देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन नहीं है, 11 है, 12 है और 13 है, मतलब कि 3 प्रश्न हैं। ठीक है, 11 है, 12 है, 13 है, मतलब कि यहाँ पर हमारे टोटल 3 प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। तो सबसे पहला प्रश्न नंबर 11 हमसे कह रहा है कि वेयर वाज लेंचो हाउस सिट्यूटेड, यानी लेंचो का जो घर था, यानी लेंचो का जो घर था वो कहाँ पर सिट्यूटेड यानी कहाँ पर बसा हुआ था। तो ऑप्शन में दे रखा है बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ अ हिल, टॉप ऑफ अ प्लेट्यू, टॉप इन अ सिटी। तो लेंचो का जो हाउस था वो बसा हुआ था टॉप बॉटम ऑफ अ हिल। कहाँ पर बसा हुआ था भैया? टॉप ऑफ अ हिल, बॉटम नहीं, टॉप ऑफ अ हिल, यानी टॉप में, एकदम हिल के एकदम टॉप में बसा हुआ था। जैसे अगर ये हिल है तो यहाँ पर उसका घर था, यहाँ से उसको अपनी सारी की सारी जो फसलें थी वो उसको दिखाई पड़ती थी। ठीक है, तो चलो आगे प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि वाई डज एनी वेंट टू कीप आवर डायरी। देखो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि भैया ये जो क्वेश्चंस आपके हैं 11 से लगा करके 12-13 के, यह क्वेश्चंस आप लोगों के हैं प्रोज के। ठीक है, अभी आप कहोगे भैया प्रोज से अब फिर से क्वेश्चंस आ गया। देखो वहाँ हमसे क्वेश्चंस आगे जो क्वेश्चन नंबर 9-10 में जो प्रश्न पूछे गए थे, अगर मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर 9 और 10 जो प्रश्न थे ये हमारे पैसेज से थे प्रोज के, लेकिन यह जो क्वेश्चंस हमारे 11-12-13 हैं यहाँ पर हमारे प्रोज के लेसन से क्वेश्चंस हैं। कहाँ से हैं? प्रोज के लेसन से क्वेश्चन, यानी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस हैं, है ना भाई। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट डाल के इसको नोट कर लेना, दूसरा आप वेरी इंपॉर्टेंट डाल के इसको नोट कर लेना। एक्सरसाइज वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको वो करा रहा हूँ, तो इनको मेक श्योर सबसे पहले आपको तैयार करना है भाई। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डज एनी वेंट टू कीप आवर डायरी, यानी जो एनी फ्रैंक थी वह अपनी डायरी को क्यों सुरक्षित रखती थी। देखो ही, या फिर कह सकते हो अपने पास डायरी क्यों रखती थी, अपने पास एनी फ्रैंक यानी एनी जो थी वह अपने पास डायरी क्यों रखती थी। तो उसका आंसर हो जाएगा सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड, सी लव्स टू राइट। आगे ऑप्शंस को देखते हैं, अदरवाइज अगर मैं बात करता हूँ तो पहला वाला ही सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो पहला यही बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सी हैज़ नो फ्रेंड, यानी उसका कोई भी मित्र नहीं था। इसी वजह से जो एनी थी वो अपने पास डायरी को रखा करती थी। ठीक है, उसमें अपनी सारी की सारी यादें लिखा करती थी, जो भी उसके साथ पास्ट में हो चुका है, जो भी उसके साथ प्रेजेंट में हुआ है, उन सारी यादों को वह उस डायरी में समाहित करके लिखा करती थी, ताकि आगे जा कर के वह उन चीज़ों को याद कर सके और उसकी वह एक मेमोरी बन सके। तो चलो भाई आगे बात करते हैं और आगे के सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस कराते हैं। चलो आगे अगर मैं प्रश्न की बात करता हूं तो प्रश्न नंबर 13 देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है ना। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ऑन द पोडियम वाज फर्स्ट वार्म इन अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। अगर मैं बात करता हूं कि ऑन द पोडियम पर जो कह सकते हो कि सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट बनी थी वो कौन थी? नेल्सन मंडेला थी कि मिस्टर डी क्लेर्क थे कि जेनानी थे कि थाबो मेबेकी थे। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ थाबो मेबेकी, ठीक है, नेल्सन मंडेला या फिर जेनानी ये कोई नहीं थे। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि भैया नेल्सन मंडेला होंगे, तो देखो ये हमारा बिल्कुल गलत ऑप्शन है। और जिनको लग रहा होगा कि थाबो मेबेकी हैं तो ये भी हमारा बिल्कुल गलत ऑप्शन है। हमारा जो सही ऑप्शन है भैया वो है एमडी क्लर्क, यह हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो भैया इसको नोट कर लो कि सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट जो पोडियम पर बने थे वह हमारे मिस्टर डी क्लर्क थे, है ना। चलो आगे क्वेश्चंस नंबर 14-15 को देखो भाई। देखो 14 और 15 क्वेश्चंस को देखो। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में अगर मैं बात करता हूं, है ना, देखो भाई जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस में एक स्टैंजा पूछा गया है। क्या पूछा गया? स्टैंजा। जैसा कि आपने अभी देखा था कि भैया प्रोज में एक स्टैंजा आया था, है ना, वहाँ से हमारे 2 क्वेश्चंस थे या फिर 3 क्वेश्चंस थे, वैसे ही पोएट्री का यहाँ पर हमारा एक स्टैंजा है जिसके हमारे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप लोगों से पोएट्री से 4 लाइनों की एक पोयम आएगी और उस पोयम से आपके प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों के दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लेना भैया। सेम इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न आएगा वह आपको पूछेगा कि ये 4 लाइनों की पोयम किसने लिखी थी या फिर इसको कंपोज्ड करने वाले कौन थे। तो हु कंपोज्ड देज लाइन्स, यानी इन 4 लाइनों को लिखने वाले पोएट का नाम आपको बताना है, कवि का नाम बताना है, यानी पोएट का नाम आपको बताना है। देखो यहाँ पर अगर मैं सही ऑप्शन की बात करता हूँ तो देखो भाई यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे हमारे, इन्होंने क्या किया था, हमारी जो एक कविता थी
ठीक है, फायर एंड आइस, ठीक है, फायर एंड आइस जो हमारी एक कविता थी, है ना भाई, इसके कह सकते हो पोएट थे कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो चलो भैया आगे आगे मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की। और देखो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है ये प्रश्न पत्र में नहीं आएगा, केवल 2 प्रश्न आएंगे, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया है ताकि आपको समझा सकूं। देखो तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द वर्ल्ड इज टू पेरिश ट्वेस द पोएट फेवर। तो मतलब कि जो उन्होंने पोयम लिखी थी, जो पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने अपने पोयम में किस चीज़ का वर्णन किया था, उन्होंने अपने पोएट में किस वर्ल्ड का वर्णन किया था। तो ऑप्शन में अगर आप सही लगाओगे ना तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन जो हो जाएगा वह आपका होगा आइस। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर लो। पेरिस में क्या होता है, आइस होती है। तो पेरिस में जो वर्ल्ड होता है वो आइस वाला था, वहाँ पर उन्होंने उसकी गणना की थी। फायर में किसी और चीज़ की गणना की थी, किसी और वर्ल्ड की गणना की थी। ठीक है भाई, चलो ऐसे ही क्या होगा कि एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा, हालांकि आएंगे केवल 2 ही क्वेश्चंस, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि या तो ये 2 प्रश्न आ जाते हैं या फिर तीसरा कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया आपको इसका अर्थ बताना, इसका अपोजिट बताना, इसका सिनोनिम्स बताना, इसका एंटोनिम्स बताना है। सेम वही पैसेज वाला हाल। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो सफीस वर्ड है इसका मीन्स क्या होगा। देखो भाई इसका मीन्स होगा टू बी इनफ। इसका मीन्स क्या होगा, टू बी इनफ। नोट कर लो भाई। चलो इतना अगर आपने अच्छे से समझ लिया भैया, इतना अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो देखो अब मैं आपको बताने वाला हूँ 16 से लगा करके 20 तक की क्वेश्चन, यानी 16 क्वेश्चन नंबर, 17 क्वेश्चन नंबर, 18 क्वेश्चन नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर। ठीक है, 16, 17, 18, 19 में देखो ये 16 नंबर क्वेश्चन नहीं हमारा है। ये बस समझ सकते हो कि 3 क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं आते हैं, 2 ही आते हैं, बट मैंने समझाने के लिए तीसरा क्वेश्चन ले लिया। और ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी भैया ये 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी ये 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी ये 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो बदल बदल करके क्वेश्चंस पूछता रहता है, तो आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी। चलो अब देखो 16, 17, 18, 19 और 20, यानी ये जो 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ना, ये 5 क्वेश्चंस आपके जो होंगे वह आपके होंगे सप्लीमेंट्री के। किसके होंगे भैया, सप्लीमेंट्री के होंगे, है ना। देखो सप्लीमेंट्री से क्या होगा कि सप्लीमेंट्री से आपके परीक्षा में 5 क्वेश्चंस आएंगे। कितने, 5 क्वेश्चंस। और यह 5 क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज से पूछे जाएंगे। कहाँ से पूछे जाएंगे भैया, एक्सरसाइज से पूछे जाएंगे। तो चलो सभी विद्यार्थी नोट कर लो भैया। अब चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव ट्रिकी। तो जो डॉक्टर था उसने ट्रिकी को क्या दिया था, 2 दिनों तक भोजन नहीं दिया था, यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल गलत हो जाएगा, इंजेक्शन भी गलत हो जाएगा। आगे के ऑप्शंस देखते हैं, चलिए बात करते हैं। तो आगे की अगर मैं ऑप्शंस की बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो देखो यहां पर दे रखा है कि नो फूड फॉर 2 डेज, यानी यह वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो डॉक्टर था उसने 2 दिनों तक ट्रिकी को कोई भी तरीके का या फिर किसी भी टाइप का भोजन नहीं दिया था, चाहे वो हल्का भोजन हो, चाहे वो आपका ठोस भोजन हो, चाहे वो किसी भी तरीके का भोजन 2 दिन तक डॉक्टर ने ट्रिकी को नहीं दिया था। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेनी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्हेन द थीफ अवाक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड। जब चोर अगली सुबह जगा तो उसने अनिल को कहाँ पाया, तो उसने अनिल लेफ्ट हिम, उसने अनिल को अपने बगल में लेटा हुआ पाया। देखो भाई अब देखो आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ से क्वेश्चंस आ गया। देखो अगर आपने एक्सरसाइज में द थीफ स्टोरी करके एक चैप्टर होगा वहाँ पढ़ा होगा, तो वहाँ से एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन उठाया है मैंने। बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस है, हर बार प्रश्न पत्र में क्वेश्चंस आता है, छपता है, और डेफिनेटली आपको ये प्रश्न पत्र में इस बार 2026 में छपा हुआ जरूर मिलेगा। ठीक है भाई, चलो आगे प्रश्न नंबर 18 देखो। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भोली वाज द डॉटर ऑफ, यानी जो भोली थी वो किसकी पुत्री थी। तो भोली जो पुत्री थी भाई, भोली वाज द डॉटर ऑफ। तो यहाँ पर इसको ऑप्शन को काट लो। सबसे पहली बात तो ऑप्शन में यहाँ पर आप लोग कर लोगे नंबरदार, ठीक है, नंबरदार, ठीक है, नंबरदार रामलाल। ठीक है, तो नंबरदार रामलाल बिल्कुल सही ऑप्शन में आप टिक लगा लोगे। और किसी एक ऑप्शन में अगर आपको कहीं 4 ऑप्शन में से आपको नंबरदार रामलाल अगर आपको कहीं ऑप्शन में दिख जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको वही ऑप्शन बिल्कुल टिक लगा लेना है। ठीक है, यानी नंबरदार रामलाल जो थे उनकी पुत्री थी भोली। ठीक है, तो भोली के जो पिता थे वो नंबरदार रामलाल थे। ऐसे करके आप इसको समझ सकते हो। चलो अगला देखिए माय डियर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है
कि हु वाज रामलाल एल्डेस्ट डॉटर, यानी रामलाल की जो एल्डेस्ट डॉटर थी, सबसे बड़ी पुत्री थी, उसका नाम क्या था। तो देखो भैया उसका नाम था मंगला, उसका नाम क्या था मंगला, और सबसे छोटी पुत्री का नाम था भोली। ठीक है, सबसे छोटी पुत्री का नाम भोली था और सबसे बड़ी पुत्री का नाम मंगला था। ठीक है, चलो आगे प्रश्न पत्र में 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड द ईब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, मतलब कि जो साइंटिस्ट ईब्राइट थे, उन्होंने अपने बचपन में किन चीज़ों को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, कौन सी चीज़ें वो बचपन में कलेक्ट किया करते थे। तो रॉक्स को भी करते थे, कॉइन्स को भी करते थे, बटरफ्लाइज को भी करते थे, मतलब ऑल द एबव, मतलब सारी चीज़ों को वो कलेक्ट किया करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो, यहाँ तक कि जिन भी विद्यार्थियों ने क्लास को एकदम अच्छे से वॉच किया है, देखा है ना, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 20 नंबर के जो क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किए, है ना, जितने भी प्रश्न पत्र में मैंने आपको 20 नंबर वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए, अगर आपने इन प्रश्न पत्र में बताया कि सारे क्वेश्चंस को अच्छे से बारीकी से समझा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ भैया 20 में 20 नंबर आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने हर वह चीज़, हर वो टॉपिक से क्वेश्चंस बताया। प्रोज से कहाँ से आता है, पोएट्री से कहाँ से आता है, सप्लीमेंट्री से कहाँ से आता है, ग्रामर से कैसा आता है क्वेश्चन, और आपका पैसेज से कैसा क्वेश्चन आता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। उम्मीद करते हैं भैया आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना। अब चलो बात करते हैं सेक्शन बी की। अब देखो यहाँ पर अगर मैं सेक्शन बी की बात करता हूँ तो 50 नंबर का ये हमारा सेक्शन रहने वाला है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट, कह सकते हो सबसे ज़्यादा नंबर वाला 50 नंबर का एक क्वेश्चन है। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको 70 में कम से कम 60 नंबर लाने हैं भैया, जिस भी विद्यार्थियों को 70 में 60 नंबर लाने हैं, ये 50 नंबर का टॉपिक आप लोग बड़े ही अच्छे से समझेंगे। इसमें जो भी टॉपिक के क्वेश्चंस हैं कहाँ कहाँ से आते हैं, है ना, पैसेज से, रीडिंग सेक्शन से कैसा क्वेश्चंस आता है, लिटरेचर से कैसा क्वेश्चंस आता है, तो सारी चीज़ें एकदम अच्छे से अगर आपने समझ ली तो 70 में 60 लाना एकदम आपके लिए आसान हलवा हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं और समझते हैं। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर अगर मैं आगे बात करता हूँ तो देखो आगे यहाँ पर आप लोगों का रीडिंग सेक्शन दे रखा है ना। तो रीडिंग सेक्शन में सबसे पहला प्रश्न आप लोगों का दे रखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, मतलब कि सबसे पहले आपको पैसेज पढ़ना है ना, सबसे पहले आपको पैसेज पढ़ना है, और पैसेज पढ़ने के बाद एकदम ध्यान से पढ़ना है, जैसे दे रखा है केयरफुली, मतलब ध्यान से पढ़ना है ना। तो एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि जो भी आपका पैसेज आपके प्रश्न पत्र में आएगा, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है ना, कह सकते हो कि लॉन्ग भी हो सकता है ना, और शॉर्ट फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है, मतलब कि लॉन्ग भी आ सकता है और आपका शॉर्ट भी आ सकता है। अगर लॉन्ग आएगा तो आपके प्रश्न पत्र में लगभग 1 से 1.5 पेज में आएगा, शॉर्ट आएगा तो लगभग आधे पेज में समाप्त हो जाएगा। तो देखो ये यहाँ से शुरू होता है कि इन इंडिया द जॉइंट फैमिली सिस्टम हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस एंशिएंट टाइम्स, हाउ एवर विद द पैसेज ऑफ टाइम, है ना, द जॉइंट फैमिली सिस्टम। आप इसको पूरा पढ़ लेना, आप इसको पूरा पढ़ लेना, है ना। और मैं आपको इसके क्वेश्चंस दिखाता हूँ, और क्वेश्चंस कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं और कैसे आपको करने हैं वह मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मैं बात करता हूँ तो देखो पैसेज आपका लगभग दूसरा पैराग्राफ यहाँ समाप्त होता है फैमिलीज से, तीसरा पैराग्राफ फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया विद पर समाप्त हुआ, चौथा पैराग्राफ स्टार्ट हो गया यहाँ पर वेल जॉइंट पर समाप्त हुआ, पांचवा फैमिली सिस्टम से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर द साइज ऑफ द फैमिली पर ख़त्म हुआ, छठा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर जाके बीइंग ऑफ द चिल्ड्रन पर ख़त्म हुआ, और सातवां पैराग्राफ द मीडिया इज़ द सम वाट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टिंग्रेशन से स्टार्ट हुआ और जा करके कह सकते हो कि आपका यहाँ पर जनरेशन ऑफ डिसाइड पर समाप्त हुआ। तो मतलब कि कह सकते हो 1 से 1.5 से 2 पेज का भी आपको पैसेज परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब देखो करना क्या है, देखो भैया सबसे पहले एकदम ध्यान से आपको अपने जो भी प्रश्न है उनको पढ़ना है ना, जो भी प्रश्न है उनको पढ़ना है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में जैसे पैसेज बताया था ना, सेम वही ट्रिक लगानी है। आपको कुछ कीवर्ड ढूंढ लेने, जैसे व्हाट वाज द लीड ऑफ द डिस्टिंग्रेशन। अब जैसे डिस्टिंग्रेशन आपने कीवर्ड ढूंढ लिया और आपने ज्वाइंट फैमिली कीवर्ड ढूंढ लिया, तो आपको डिस्टिंग्रेशन और ज्वाइंट फैमिली कीवर्ड ढूंढना है कि हमारा किस पैराग्राफ में दे रखा था। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो देखो यहाँ पर हमारा ज्वाइंट फैमिली करके यहाँ पर देखो दे रखा था ज्वाइंट फैमिली, है ना। तो यहाँ पर देखो मुझे कीवर्ड मिल गया है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से मुझे जहाँ जितना मन आएगा मैं उतना आंसर लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ, देखो ज्वाइंट फैमिली यहाँ पर भी ऑप्शन में दे रखा है ना, और यहाँ पर भी दे रखा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बना करके कह सकते हो कि द चिल्ड्रन द नीड टू एम्प्लॉय बेबी सिटर और नैनी टू लुक आफ्टर द लिटिल वंस व्हेन द पेरेंट्स आर वर्किंग इज नॉट नेसेसरी इन
जॉइंट फैमिली। तो ऐसे करके आप कीवर्ड ढूंढ करके अपने आंसर को बना सकते हो। ठीक है भाई, तो ऐसे करके आपको सारे के सारे क्वेश्चंस, लगभग स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चंस आपके आएंगे उनमें तो कीवर्ड आपको ढूंढ लेने, जैसे कि यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली ढूंढ लिया, ठीक है, और इस वाले क्वेश्चंस में मैंने ढूंढ लिया आप लोगों का यंगर जनरेशन, ठीक है, फैमिली सिस्टम ढूंढ लिया। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, कीवर्ड ढूंढने हैं, कीवर्ड ढूंढने के बाद में पैसेज पर ढूंढने हैं और वहाँ से आपको आंसर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो आगे अगर मैं बात करता हूं, एक ऐसा क्वेश्चन आपका लास्ट वाला, एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पर आप लोगों को पैसेज में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस में आपसे कहेगा कि भैया मीन्स बताइए, आपसे कह देगा कि आपको मीन्स बताना है, किसका, लॉस्ट यूनिटी का, चांस का, शॉकिंग रिप्लेंट का, डे केयर नर्सरी का। तो ऐसे करके आपको मीन्स भी दे देगा और आपको एक कोई वर्ड दे देगा इसी पैसेज में, यहाँ पर कॉलम के अंदर है ना, कॉमा के अंदर एक कोई वर्ड दे देगा लिख करके, कोई भी वर्ड हो सकता है, और आपसे कहेगा भैया कि उसका भैया आप लोग बताइए, उसका सिनोनिम्स बताइए। ठीक है, वही एकदम कंडीशन, सिनोनिम्स बताइए, एंटोनिम्स बताइए, है ना, एंटोनिम्स बताइए, और उसका मीन्स बताइए, है ना, और कह देगा कभी कभी उसका अपोजिट बताइए, कह देगा कभी कभी उसका अपोजिट बताइए। तो ऐसे करके प्रश्न आपसे चौथा वाला लास्ट क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। बाकी के 3 जो प्रश्न आपके स्टार्टिंग के आएंगे भैया, वह आपके क्वेश्चंस कह सकते हो कि 2-2 नंबर के आएंगे। ठीक है, नोट कर लो भैया। अब बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की। चलो, राइटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो राइटिंग सेक्शन में पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा लेटर वाला। हाँ ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको लेटर वाला देखने को मिलेगा, और अथवा में जो दूसरा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वो एप्लीकेशन का होगा, है ना। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं भैया सभी विद्यार्थियों से कि आपको जो अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं सरल कौन सा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि एप्लीकेशन सरल होती है। तो अगर आप सरल की दृष्टिकोण से तैयार करना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन तैयार करना, है ना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अगर मैं एक चीज़ तैयार कर लूं और मुझे बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाएं, तो आप लेटर तैयार करना। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन तैयार की तो मेरी ये गारंटी है कि आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन आप स्टार्टिंग से याद करते चले आए हो। तो मेक श्योर अगर आपको लगता है तो आप एप्लीकेशन तैयार कर लेना। और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की बात करता हूं तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है भैया, इसको जरूर तैयार कर लेना। और 1 से 2 कह सकते हो कि और तैयार कर लेना जो इंपॉर्टेंट है ना। और ऐसे ही लेटर में आपको ये लेटर तैयार कर लेना कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ एल्डर ब्रदर। ठीक, जिनको लगता है लेटर तैयार कर लेना, जिनको लगता है एप्लीकेशन, हाँ दोनों चीजें मत तैयार करना भाई। ये चीज मैं आपको कह सकता हूं, इस चीज का मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि दोनों मत तैयार करना, कोई एक चीज अच्छे से तैयार कर लेना, है ना। एक चीज अच्छे से पकड़ना और उसको अच्छे से रट लेना, तैयार कर लेना, और एग्जाम में जाना, छाप देना, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे अगर मैं राइटिंग सेक्शन के दूसरे क्वेश्चंस की बात करता हूं, 3 नंबर वाले क्वेश्चंस की, तो देखो यहां पर आपसे क्वेश्चन 6 नंबर का आता है और यहां से आपसे ए से आता है। ए से क्या होता है देखो मैं आपको बता देता हूं। पहले ए से आया करता था लेकिन अब नहीं आता है। अब ए से की जगह 3 चीज़ें आती हैं, रिपोर्ट राइटिंग आती है ना, रिपोर्ट राइटिंग आती है, आर्टिकल राइटिंग आती है, और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। तो ये 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले जो आपको तैयार करना है वो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। देखो पहला क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का आ सकता है और अथवा में दूसरा आर्टिकल का आ सकता है। तो आर्टिकल का आएगा, या तो कह सकते हो कि रिपोर्ट राइटिंग का आएगा, या तो रिपोर्ट राइटिंग का आएगा, या तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का आएगा। लेकिन आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा पेपर में, है ना। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो चलो देखते हैं और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का प्रश्न देखते हैं कौन सा पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं अथवा की बात करता हूँ तो 1 मिनट, स्टार्टिंग में देखो यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने पढ़ा नहीं था पर दे रखा था कि राइट एन अ पैराग्राफ। देखो पैराग्राफ का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, पैराग्राफ का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। तो यहाँ पर आपको पैराग्राफ लिखना है, यानी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है माय फेवरेट बुक पर 80 वर्ड में, मतलब कि लगभग 1 पेज में लिख के आना है, 1 पेज के अंदर। ठीक है, और सारी हिंट आपको दी जाएंगी और हिंट के अंदर सारी चीज़ें आपको बना बना करके मस्त तरीके से लिख के आनी है। चलो आगे अगर मैं हिंट की बात करता हूँ, है ना, आगे अगर मैं हिंट की बात करता हूँ तो देखो हिंट आपकी ये 4 दे रखी हैं। नेम ऑफ द बुक एंड द ऑथर, थीम ऑफ द बुक,
इट्स लैंग्वेज एंड स्टाइल, रीजन ऑफ लाइकिंग इट और कंक्लूजन। तो ये 4 आपको यहाँ पर दे रखी हिंट, इनके अंदर आपको सारी चीज़ें बना बना करके मस्त हैंडराइटिंग में मस्त मस्त तरीके से करके आनी है। देखो भाई अथवा में अगर मैं बात करता हूँ तो देखो अथवा में आप लोगों को आर्टिकल आ सकता है परीक्षा में, है ना, जरूर आएगा। और विजिट टू अ जू एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, जिसको आपको 80 से 100 वर्ड मतलब कि 1 से 1.5 पेज के अंदर करके आना है। तो ये 4 पॉइंट आपको इसके अंदर बना करके लिख देने हैं। और ये विजिट टू अ जू वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलो उम्मीद करता हूँ भैया आर्टिकल जो ऐसे वाला पोर्शन होता है जिसको राइटिंग सेक्शन कह सकते हो, 2 चीज़ें आती हैं, 3 चीज़ें कह सकते हो भाई, 2 चीज़ें आती हैं। ऐसे एप्लीकेशन आता है पहला, और दूसरा आता है रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जिसमें मैं फोकस करना चाहता हूं आपसे कि आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ सरल होते हैं। माय फेवरेट बुक, माय फेवरेट हाउस, माय फेवरेट टीचर, है ना, माय फेवरेट प्लेस, ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होते हैं। लेकिन जो आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग होते हैं थोड़ा सा टफ होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टफ होते हैं, कठिन होते हैं, ठीक है। चलो आगे आपको मैं बताता हूँ अगला ग्रामर सेक्शन, ठीक है भाई। देखो ग्रामर सेक्शन में आपको परीक्षा में 4 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, है ना, एकदम आसान सा क्वेश्चन नहीं आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, थोड़ा सा कह सकते हो अच्छा क्वेश्चन आता है। जैसे कि सी सेड टू मी कॉमन वेटेड कॉमा बिगन, आई एम गोइंग टू सी योर सिक मदर जस्ट नाउ, कॉमन वेटेड कॉमा क्लोज, ठीक है। तो इनडायरेक्ट बनाओगे तो कॉमन वेटेड कॉमा हट जाएगा, दैट आ जाएगा, सी वाज गोइंग टू, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दे रखा तो ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, एम की जगह वाज आ जाएगा, गोइंग टू सी हर सिक मदर जस्ट नाउ, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको तैयार कर लेना है ना। और इसके बाद जो अगला प्रश्न आपका होगा वह आप लोगों का होगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, और इसमें भी थोड़ा सा कह सकते हो अच्छा खासा एक्टिव वॉइस पैसिव आएगा। और ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर का, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस 2 नंबर का, तो आप इसको देख लेना और इसको तैयार कर लेना। पंचुएशन का तीसरा क्वेश्चन आएगा ग्रामर में। पंचुएशन का मतलब होता है कि भैया आपको एक अधूरा सा सेंटेंस दे देगा और इसको आपको पूर्ण करने को होगा। जैसे कि ही सेड टू विल यू लेंड मी योर बुक फॉर अ वीक आई, इसको कंप्लीट करोगे तो हो जाएगा ही सेड टू मी विल यू लेंड मी योर बुक फॉर अ वीक, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टिंग का लगाना है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके फुल स्टॉप लगा देना है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट पंचुएशन हो जाएगा। 2 नंबर का आता है, कुछ नहीं करना पड़ता, एकदम पंचुएशन सरल है, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी नोट कर लो भैया। अब मैं आपको बताने वाला हूं अगला लास्ट 4 नंबर वाला क्वेश्चन। देखो 10 नंबर का प्रश्न पत्र, यानी 10 नंबर का प्रश्न पत्र में आपसे ग्रामर सेक्शन आता है डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस में। कितने नंबर का? 10 नंबर का। तो 4 क्वेश्चंस आते हैं, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस आपके 6 नंबर के, लास्ट क्वेश्चन ट्रांसलेशन वाला आता है जिसको 4 नंबर आपको जिसके लिए दिया जाता है। तो चलो देखते हैं कि कैसा ट्रांसलेशन है और कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो अगर मैं लिटरेचर सेक्शन की बात करता हूँ तो देखो लिटरेचर सेक्शन में 4 लाइनों का कह सकते हो कि 4 लाइनों का आपसे हिंदी अनुवाद करना होगा, और हर एक लाइन के लिए कह सकते हो भैया कि एक नंबर आपको दिया जाएगा, है ना। तो नोट कर लेना भाई, आसान है। और अगर मैं बात करता हूँ कि भाई मैं इसको कैसे तैयार करूँगा, तो देखो आज के समय पर चैट जीपीटी आ गई है ना, और आप सभी को पता है गूगल लेंस आ गया है, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ से आप इसकी हिंदी से इंग्लिश अनुवाद तैयार कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे अगर मैं बात करता हूँ लिटरेचर सेक्शन की, तो लिटरेचर हमारा लास्ट सेक्शन होता है इस पूरे पेपर का, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट और अधिक नंबर का लिटरेचर सेक्शन होता है। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ तो देखो यहाँ पर आपसे पेपर में कह सकते हो कि लॉन्ग आंसर, ठीक है भाई, शॉर्ट आंसर, ठीक है, पोयम आती है, ठीक है, सेंट्रल आइडिया आता है। तो लगभग ये 4 चीज़ें आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो और चारों चीज़ें कहाँ कहाँ से आती हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी ये 4 चीज़ें आती हैं प्रोज से, है ना, प्रोज से आती हैं, पोएट्री से आती हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री से आती हैं, ठीक है। तो इन 3 तरीके से चीज़ें आती हैं, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री से। सबसे पहला प्रश्न देखो भैया, सबसे पहला प्रश्न देखो सभी विद्यार्थी, सबसे पहला प्रश्न है कि 5 नंबर क्वेश्चन की आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। देखो ये 30 to 40 कहने का मतलब है कि हमारा शॉर्ट आंसर है। कौन सा आंसर है? शॉर्ट आंसर। और शॉर्ट आंसर को आपको लगभग कह सकते हो कि 7 लाइन में बना करके आना, 7 लाइन में इसका आंसर लिख के आना, 4 लाइन में भी समाप्त कर देना। आंसर के अकॉर्डिंग यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर तैयार करना है।
तो ये दो प्रश्न आपके स्टार्टिंग में दो दे रखे हैं, इनमें से भैया कोई एक आंसर आपको एग्जाम के लिए मतलब कि एग्जाम के लिए पेपर में करके आना है। तो होता क्या है कि 5वें नंबर क्वेश्चन में आपको दो प्रश्न देखने को मिलेंगे और दोनों में दो दो करके प्रश्न होंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन का आपको आंसर परीक्षा में करके आना है। लेकिन प्रोज के ये 4 क्वेश्चंस आपको परीक्षा से पहले तैयार कर लेने हैं। ये चारों के चारों क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है भैया। अगर आपको प्रोज का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, अगर आप चाहते हो कि बता दो हमारे पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा प्रोज सेक्शन से शॉर्ट आंसर में, तो ये 4 तैयार कर लेना। चारों के चारों पेपर में एकदम फिक्स हैं, 100% आने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और कहीं से चैट जीपीटी, गूगल क्वेश्चन बैंक से कहीं से इनके आंसर को भैया रट कर तैयार कर लो। ठीक है, चलो आगे बात करता हूं। आगे अगर मैं बात करता हूं भाई, तो देखो 6 नंबर क्वेश्चन को यहां पर 60 वर्ड में उत्तर देना है। कितने वर्ड में? 60 वर्ड में, 60 वर्ड में, मतलब कि हमारा लॉन्ग आंसर है, मतलब हमारा लॉन्ग आंसर है। तो भैया अगर ये हमारा लॉन्ग आंसर है तो आपको पता होगा कि 2 हमारे आंसर क्वेश्चन दे रखे हैं। 2 क्वेश्चंस में से एक ही क्वेश्चंस का आंसर जो आपको होगा अपनी कॉपी में करके आना है, लेकिन तैयार आपको बोर्ड एग्जाम के लिए है ना दोनों कर लेनी है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल करके। ऐसे ही 7वां क्वेश्चन आपका देखो भैया, 7वां क्वेश्चन आपका पोएट्री से है। ये क्वेश्चन आपका पोएट्री से है। यहाँ पर देखो भाई, पहला प्रश्न तो आपको क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन आएगा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फेमस सेइंग एसोसिएटेड विद क्रोकोडाइल एंड व्हाट डू इट मीन्स। ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, क्योंकि जब आपको पोएम वाला क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन दे रखा हो तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है। बस करना ये है कि आपको कम से कम 2 से 3 पोएम तैयार कर लेनी है, और जो भी पोएम आपके पेपर में स्टैंजा के रूप में आती है वह आपको नहीं लिखनी है, और जो नहीं आती है वह पोएम आपको पेपर में एकदम छाप देनी है जाके। ठीक है, चलो 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपके पेपर में पोएम वाला आएगा। ऐसे ही 8वां क्वेश्चन पोएट्री से आता है सेंट्रल आइडिया का। तो चलो बात करता हूं भैया, सेंट्रल आइडिया 40 से 50 वर्ड, यानी कह सकते हो कि कम से कम 7 से 9 लाइनों में आपको लिख के आना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलो बात करते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है ना, कौन कौन सा IMP सेंट्रल आइडिया आपको परीक्षा की दृष्टि से तैयार करके जाना है। चलो देखते हैं और बताते हैं। तो भैया ये 4 सेंट्रल आइडिया आपको एग्जाम की दृष्टि से तैयार कर लेने हैं, और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। इन 4 सेंट्रल आइडिया को परीक्षा से पहले रट के चले जाना। इससे बाहर कोई भी आपका सेंट्रल आइडिया नहीं आने वाला। 100% गारंटी है कि अमेंडा द ट्रीज ए टाइगर इन द जू और फायर एंड आइस से बाहर चला जाए। अनसब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को भैया, 100% इसी से आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर अगर मैं 9 की बात करता हूं और अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं, तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके भैया हैं सप्लीमेंट्री के। सप्लीमेंट्री से भैया आपको मैं बता देता हूं कि 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको आएगा शॉर्ट क्वेश्चंस का, है ना, दूसरा आएगा लॉन्ग क्वेश्चंस का। शॉर्ट और लॉन्ग आते हैं। शॉर्ट को आप लोग आधे पेज में लिखोगे और लॉन्ग को आप लगभग 1 पेज में लिखोगे। ठीक है, तो 30 से 40 वर्ड में पहला क्वेश्चन है कि आंसर एनी वन, 2 है, कोई एक करके आना पेपर में तैयार। आपको प्रश्न पत्र के लिए, मतलब परीक्षा 2026 के लिए दोनों वेरी इंपॉर्टेंट डाल के तैयार कर लेने हैं। ऐसे ही लॉन्ग में भी 2 दे रखे हैं आपको तैयार, पेपर में करके एक ही आना है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलो भैया, अगर आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लिए और इस पूरे प्रश्न पत्र में जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आपने इनको अच्छे से एग्जाम से पहले तैयार कर लिया, बोर्ड एग्जाम में भैया इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपने क्लास यहाँ तक देखी है, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इंग्लिश 2026 में आप 95+ ईजिली तरीके से लाने वाले हो। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। और अगर कंप्लीट कोर्स की ई बुक लेना चाहते हो तो मात्र 15 रुपये पे करके इंग्लिश की ई बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जरूर देख लेना, जरूर लेना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।